कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी होपफुली आज ही खत्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक होता है, सिंपल सा। इसके मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं क्वेश्चंस भी, सर, ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। वो तो प्रैक्टिस में जब क्वेश्चंस करोगे तो करते हैं, पता चल जाएगा। पता नहीं किस तरीके से किया आपने, वो देख लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी सिमिलर, हाँ देखा जाए तो थोड़ा सा इशू तो आता है, लेकिन इसके कुछ फैक्टर्स होता है, अगर वो चीज़ समझ में आ गई तो फिर काम आसान हो जाता है। कॉन्ग्रुएंसी जिसमें स्टार्ट होता है कॉन्ग्रुएंसी से, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंसी बिल्कुल एग्जैक्ट आइडेंटिकल होना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि एग्जैक्ट आइडेंटिकल, सब कुछ सेम बिटवीन टू शेप्स। ज़्यादातर हम कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में ज़्यादातर मतलब मोस्टली हम यही ट्राइंगल्स को ही देख रहे होते हैं कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होगा कि अगर दो ट्राइंगल एग्जैक्टली सेम हो, उनकी लेंथ्स भी सेम हो और उनके एंगल्स भी सेम हो, तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट कह देते हैं कि दीज आर कॉन्ग्रुएंट। और इनको प्रूव करने के लिए जो हमने एंगल प्रॉपर्टीज जो हमने यूज़ की ना अभी पीछे, वो एंगल प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई होकर हम एंगल्स को प्रूव करते हैं कि दीज एंगल्स आर इक्वल। हम फिर साइड्स को भी प्रूव कर सकते हैं वो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज लगा लगा के कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, इक्वलिटी ट्राइंगल में क्या होता है। तो वो सारी आइडेंटिटीज यहाँ पर अप्लाई हो रही होती है। अगर वो क्लियर हो जाती है तो फिर यहाँ पे काम थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी प्रूव करनी होती है और फिर उसके बाद उसका फर्दर आगे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या, एवरीथिंग एग्जैक्टली आइडेंटिकल बिटवीन टू फिगर्स, ऑल एंगल्स भी सेम एंड ऑल साइड्स, ऑल डायमेंशंस चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, उसकी ओरिएंटेशन, बस उसको थोड़ा सा घुमा देंगे, थोड़ा सा उसको जो है ना उल्टा कर दिया तो रिफ्लेक्ट कर दिया, बस उसकी शक्ल सूरत को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस उसको क्या कर सकते हैं, जैसे एक ट्राइंगल एक यूं आ रहा है तो इसको 90 डिग्री या बिल्कुल रिफ्लेक्ट करके यूं कर देंगे। लेकिन अगर इसके साइड्स और अगर हम प्रूव कर दें या वो कह देता है कि ये जो है इक्वल है, तो ये जो है मतलब कॉन्ग्रुएंट तो है ही, बस उसने ओरिएंटेशन बदल दिया। सिर्फ ओरिएंटेशन आगे पीछे हो सकती है अकॉर्डिंग टू द फिगर्स। बाकी इफ यू विल मैच द साइड्स एंड इफ यू विल मैच द एंगल्स, वो इक्वल आएंगे, सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज हो सकती है। फिर इसको कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए, अगर आपके पास दो एक ही फिगर के अंदर दो ट्राइंगल आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शो करो कि ये ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए आपके पास तीन होते हैं, चार, तीन चार आपके पास ये रहे, चार लॉज है। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट। हम एस 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 इस तरीके से नहीं बोलते, बस हम क्या कर हम दिखा देते हैं कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और फिर उसके बाद हम बता देंगे भाई हाँ ये देखो कॉन्ग्रुएंट बन गया। तो एस 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 ए एस इसका आपको पता होना चाहिए, एस एस एस, फिर आएगा एस ए एस, और फिर आएगा ए ए एस और आर एच एस। ये सारे आपके पास कुछ लॉज हैं। अब इसमें क्या है क्या होता है, एस एस उसका मतलब है कि तीनों साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। तो अगर आपके पास दो ट्राइंगल दिए हुए हैं और अगर आप प्रूव कर दो, दिख रहे हो आपको, या आप प्रूव करा दो ये लॉज वगैरह लगा के जो हमने पीछे पढ़ा है, एंगल प्रॉपर्टीज वगैरह दूसरी चीज़ें लगाकर, साइन कोसाइन टेन वगैरह और साइन लॉ, अच्छा वो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा बाकी है, वो करके कभी कभार वो भी इस्तेमाल हो जाती हैं। हम एंगल्स, सारी एंगल्स को शो करा देंगे बिल्कुल इक्वल एग्जैक्ट डायमेंशन है। जैसे एक ट्राइंगल है, ये है 5, ये है 3, ये है 4, और दूसरा ट्राइंगल भी 5 3 4 वाला ही है, 5 4 3, तो साइड सारे सेम होगा। तो हम बोल देंगे भाई ये वाला ट्राइंगल ए और ट्राइंगल बी आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ऑफ दिस एस एस एस, कि सारी साइड्स इक्वल हो है। एस ए एस में क्या है कि दो साइड्स और एक एंगल, अगर मैं प्रूव कर दूं कि दो साइड्स एक एंगल इक्वल है, तो भी मैं इसको बोल सकता हूँ कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। फिर हमारे पास ए एस का मतलब ये होता है कि दो एंगल दिखा दूँ, दो एंगल दिखा दूँ कि वो इक्वल है, और एक साइड
तो ये आपके पास तीसरा है, और चौथा है राइट और ये हाइपोटेनस और एक साइड। राइट एस आर क्या है, आर एच एस क्या है, आर में से जो आर एच एस में से आर है वो राइट एंगल है। कि अगर दो ट्राइंगल्स में राइट एंगल आ रहा है, फिर हम देखेंगे हाइपोटेनस। अगर हाइपोटेनस भी दोनों का सेम है, एच हाइपोटेनस हो गया कि दोनों का हाइपोटेनस भी 5 आ रहा है या 10 आ रहा है, 6 आ रहा है। और उसके बाद तीसरी साइड, अगर एक और साइड भी अगर मैं प्रूव करा दूं कि वो भी सेम है, दिख रहा है वो, तो फिर हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे आर एच एस की प्रॉपर्टी लगाकर हम जो है वो कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अब आपके पास कुछ यहाँ पे सिंपल से, ये कॉन्ग्रुएंसी तो मतलब बहुत ही बेसिक है, मसला सिमिलैरिटी में ही आता है मेन देखा जाए तो यहाँ पर इसने कुछ ट्राइंगल्स दिए हैं, इसको हमने दिखाना है ये एस 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 ये लगाकर कि भाई कौन सा किसके बराबर है, कौन सा किसके कॉन्ग्रुएंट है। पहले हम ये पार्ट 1 ही देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक 60 वाला है, 40 वाला एंगल और एक 5 सेंटीमीटर। ये कहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ये देखो 40 है, 40 के राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 40 के साथ ही जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, और 40 के सामने जो एंगल है वो 60। बस देखो सेम ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, लेकिन मसला क्या है, सिर्फ ओरिएंटेशन बदल दिया, उसको थोड़ा सा घुमा दिया, रोटेट कर दिया उसको थोड़ा सा। तो शेप को वो रोटेट करेगा, लेकिन शेप की साइज भी सेम होगी, शेप ज्योमेट्री वो भी सेम ही होगी। तो ये कौन सा लग गया हमारे पास, एंगल साइड ए ए एस, दिख ही नहीं रहा तो ए ए एस। फिर कोई और देखें, एस 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 वाला अगर कहीं दिखता है तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि देखो ये भी 4, 5 और 6, और यहाँ पे भी 4, 5 और 6 सेम डायमेंशन है। अगर आपको पता है कि डायमेंशन सेम होती है ना, तो एंगल्स भी सारे सेम होते हैं, और अगर सारे एंगल सेम होते हैं तो ज़रूरी नहीं है डायमेंशन सेम हो, क्योंकि डायमेंशन सेम होंगे तो सारे एंगल्स भी सेम आते हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्या है, एस 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 लग जाएगा ना, साइड 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 इसके साथ है। फिर राइट एंगल वाला ये 8 और ये 8, सॉरी 8 और ये 6 के राइट एंगल भी दिख रहा है, यहाँ पे भी राइट एंगल दिख रहा है। इसका हाइपोटेनस राइट एंगल के सामने वाली जो एंगल साइड होती है वो 5 है, इसके सामने भी 5 है, और एक और साइड 4, यहाँ पे भी 4 है, वहाँ पे भी 4 है। तो ये आर एच एस वाली प्रॉपर्टी से प्रूव हो गया कि भाई ये जो है सिंपल कॉन्ग्रुएंट है। तो एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं कि आपको दो शेप्स कभी इंटीग्रेटेड भी होते हैं, एक ही शेप के अंदर दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, और वो कहेगा कि बताओ कि भाई ये दोनों ट्राइंगल सेम है या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, सिमिलर है या नहीं है। तो वहीं पर हम इस तरीके से वो एंगल प्रॉपर्टी जो हमने अभी आगे और भी सवाल आएंगे वो लगा के हम दिखाएंगे कि भाई ये एंगल सेम है इसके, ये एंगल इसके सेम है, ये साइड इसके सेम है, फिर हम बता देंगे भाई हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। ये तो बड़ा सिंपल सा है। आपने यहाँ पे इस एक्सरसाइज में ये करना है कि दो ट्राइंगल दिए हुए, आपने मैच करके उनके प्रॉपर आपने एंगल्स निकाले, और फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो अननोन चीज़ें हैं वो हम निकाल लेंगे। जैसे कि ये वाला करता हूँ, अगर सी, इसमें मुझे दिख रहा है कि 70-30, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 70-30 100, 100 में से -180, तो 80 हो गया ये। और यहाँ पे मैं निकालूंगा ये, तो ये 70 आ जाएगा, सही है। अब देखो 70 और 30 वाले एंगल के दरमियान 7 डिग्री है, 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे भी 70 और 30 के दरमियान 7 सेंटीमीटर है। तो बिल्कुल ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और क्या बोल सकते हो, एस एस ए भी है, यहाँ पे एस एस ए लग रहा है। अब इसको पता है क्या करना होता है, असल में जब इसको नेम कर रहे होते हैं, नेमिंग, वहाँ पे मसला आता है कि हम किस तरीके से इसको नेम दें ताकि हम बता सकें कि ये ट्राइंगल इसके बराबर है। अब नेमिंग भी जब हम करते हैं ना ट्राइंगल की, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो इक्वल हैं उसको मैं साथ रखता हूँ। जैसे कि मेरे पास जो ये सी है, सी में देखो एम जो है वो वी के बराबर आ रहा है, क्योंकि दोनों पर 30 वाला एंगल आ रहा है। डब्ल्यू जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी साइड ये एल हो जाती है, और एन का जो है इधर भी 70 इधर भी 70। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ट्राइंगल एल एम एन इज इक्वल टू, क्या बोलूँगा, ट्राइंगल एल किसके बराबर था, डब्ल्यू के, एम बराबर था वी के, तो डब्ल्यू वी यू हो जाएगा ये। ऐसा क्यों मैंने रखा, क्योंकि एल जो था वो बराबर था डब्ल्यू के, एम जो था वो कॉरेस्पॉन्डिंग था, एम किसका कॉरेस्पॉन्डिंग था, वी के,
और n जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है आपके पास u के। ये वाली नेमिंग अगर आप सही से प्रॉपर करते हो ना तो इसके हिसाब से फिर आगे काम भी आसान हो जाता है कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपको पता है कि कौन किसके इक्वल है कौन किसके इक्वल है, उसके हिसाब से उनको साथ रखते हुए उसी ऑर्डर में रखते हुए इनको नाम दो। ये सिमिलरिटी के अंदर जब हम करेंगे ना तो ये ज़्यादा आपको इसका इफेक्ट दिखेगा जब हम रेशियोज निकालते हैं साइड्स का, वहाँ पर मसला आता है। अब हम क्या चाहिए, एल किसके बराबर है उसने बता दिया, एल बराबर है हमारे पास किसके, कहाँ 80 और 80 ये डब्ल्यू के बराबर है, एम जो है वो वी है, एन जो है वो यू है। तो एल एम एन 30 है, तो 30 कौन है हमारे पास, डब्ल्यू वी यू और दोनों के दोनों 30 है। और एल एन एम बराबर है 70 तो डब्ल्यू यू वी और दोनों जो हैं बराबर है 30 के, नहीं 70 के। और एम एन 7 है तो देखो एम एन 7 है वी यू के, यहाँ से भी अगर मैं एम एन लेता हूँ तो यहाँ पे देखो वी यू आ रहा है बराबर साथ साथ। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बड़े काम की होती है इसके अंदर, सारा काम हो जाता है प्रॉपर वी यू और जो कि है 7 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल यू वी डब्ल्यू ने कहा है तो एन एम एल बता देंगे। और इसमें प्रॉपर्टी क्या लगी, एस ए एस लिख दो, एस ए लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये असल में जो है ना यहाँ पर ये प्रॉपर अगर आपको समझ में आ जाए ना तो काम आसान हो जाता है कि ट्राइंगल्स की नेमिंग के कौन किसके सिमिलर है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आपको समझ में आ जाए तो उसके साथ हम नाम करते हैं तो काम आसान हो जाता है। एक और करते हैं अगर यही साइड का नेमिंग का लेते हुए, तो मुझे एक तो दिख रहा है कि ई और वाई दोनों 70 हैं, तो इन दोनों के नाम जब मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा ई को मैं बीच में रख लेता हूँ, या मैं स्टार्ट नेम का स्टार्ट को ई से करता हूँ और वहाँ पे भी मैं स्टार्ट वाई से कर देता हूँ। फिर एफ देखो ये 70 के साथ आ रहा है, 5 सेंटीमीटर के साथ आ रहा है एफ, 70 के साथ 5 सेंटीमीटर, तो फिर ये एक्स हो जाएगा एफ जो है। तो ई के साथ अगर एफ आता है तो फिर वाई के साथ एक्स आ जाएगा, क्योंकि ई के 70 डिग्री के 5 मीटर वाली तरफ मेरा एफ आ रहा है और वाई के 70 डिग्री के 5 मीटर वाली तरफ एक्स आ रहा है। फिर तीसरा बचा डी, ई एफ डी हो गया और ये वाई एक्स जी हो गया। अब मुझे जो भी चाहिए इसमें से सेम आ जाएगा, अगर मुझे एंगल चाहिए ई एफ डी तो वो बराबर हो जाएगा एक्स वाई जी के, ई एफ डी वो बराबर हो जाएगा एक्स वाई एक्स जी के। अगर मुझे चाहिए एफ डी ई, एफ डी ई, एफ डी ई फिर ये कि 1 2 3, तो फिर यहाँ से भी मैं एक्स वाई एक्स जी वाई इसका ये नाम ले लूँगा, तो ये लिखूँगा एक्स जी वाई, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। एफ डी ई तो ये वाला एंगल बराबर है एक्स जी वाई, इसके बराबर था। सही, तो ये नाम प्रॉपर देना आधा काम आपका यहीं पर हो जाता है कि सही से नाम दे पाना, फिर मैच करके हम सारा इसको सॉल्व करते हैं। वेरी इजी है, ये बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। कॉन्ग्रुएंसी में इतना मसला नहीं होता। अगर आप लोगों को मैं दूं तो ये नाम देकर दिखाओ, ये डी का, आप दोनों समरा और क्या नाम है जवेरिया। हम्म हम्म हद तक
क्या हुआ भाई, हुआ क्या नहीं हुआ, कर रहे हो? सिर्फ GHIUTS। GHI, जी से स्टार्ट किया। हाँ तो UTS, हाँ सही है, सही है। उसके बाद उसके हिसाब से फिल भी कर दो, ये कर दिया फिल, कर दो फिल भी। सर हो गया फिर। सही है जवेजा, आपका क्या बना? यही बना, GHIUTS। ऐसे हो गया। सही है, बेहतरीन। तो सिमिलैरिटी में बस यही है, ओ सॉरी, कॉन्ग्रुएंसी में इतना ही है बस, इसके उसको क्वेश्चंस दिए हुए हैं और थोड़े से। यहाँ पे देखो, ये वही प्रॉपर्टीज लगाएंगे, एंगल प्रॉपर्टीज लग रही हैं। जी एंगल लगेगा, वर्टिकल जो अपोजिट है, तो यहाँ पे ये बताएगा नहीं, हम उसको फिर ये दिखा कर बता देंगे भाई हाँ ये वो है, कॉन्ग्रुएंट है, ये है वो है। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी में थोड़ा सा आता है इशू। चलो सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी में क्या है? सिमिलैरिटी शेप सिमिलर होना, सेम एग्जैक्ट इक्वल आइडेंटिकल होना, और सिमिलर होने में फर्क है, नॉट आइडेंटिकल, लेकिन सिमिलर होते हैं। सिमिलर का मतलब होता है कि उसके जैसा है लेकिन एग्जैक्ट वही नहीं है। ठीक है, जैसा हम मॉडल बनाते ना, कि एक शिप बनाई है, उसका जो ओरिजिनल शिप जो पूरी की पूरी है वो है, ओरिजिनल है, और उसका सिमिलर मॉडल मैंने बनाया है अपने घर पे, या डिज़ाइन बनाया मैंने लैपटॉप में या किसी सॉफ्टवेयर में। तो मॉडल जो है वो सिमिलर चीज़ होती है, वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं है। लेकिन अगर दो बॉल बना रहा हूँ मैं, दो बॉल टेनिस की बॉल हैं, वो दोनों एक दूसरे के हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉन्ग्रुएंट है। सही है, क्योंकि उनका साइज भी सेम है, शेप भी सेम है। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है कि शेप सेम होता है, शेप आइडेंटिकल होगा, लेकिन डायमेंशंस नॉट आइडेंटिकल। कि कोई इसका बिल्कुल सिंपल सा वर्जन ये है समझने का, कि बस का छोटा बड़ा साइज हो गया, कि एक चीज शेप वही है, ये छोटा है और एक बड़ा है, शेप दम सबकी सेम है। तो शेप कैसे डिटरमिन किया जाता है? शेप डिटरमिन होता है एंगल से। तो यहाँ पे एंगल बड़े काम के हैं, एंगल सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि शेप आपको क्या, कि बस साइज तो डायमेंशन होती है, लेंथ अगर बड़ी हो छोटी हो गई तो वो तो साइज फर्क हो जाएगा, लेकिन अगर एंगल में फर्क आ गया तो फिर शेप आउट हो जाएगी। तो शेप सेम रखने के लिए एंगल्स इक्वल ही होंगे हमेशा, कि अगर दो चीज़ें सेम हैं, सिमिलर हैं, तो उनके सारे एंगल सेम होंगे। जैसे मेरे पास अगर एक ट्राइंगल है, एक तो मेरी ड्राइंग इतनी ख़ास है नहीं, ये है समझ लो 30 है, ये 80 है, ये कुछ हो जाएगा 70। और दूसरा ट्राइंगल अगर मेरे पास आ जाए, ये मेरे पास 70 यहाँ हो जाए, ये 40 हो जाए, और ये 70 हो जाए, तो यहाँ पे देखो क्या ये सिमिलर, इसको मैं बोल नहीं सकता, मैं सिमिलर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स का फर्क आ गया। सम ऑफ एंगल्स तो चलो 180 है, लेकिन जो कॉरेस्पॉन्डिंग मेरी साइड्स अगर मैं निकालता भी हूँ तो उनका भी जो है एंगल सेम नहीं आ सकते, नहीं आ रहे। तो जब एंगल सेम नहीं होंगे तो फिर वो सिमिलर नहीं हो सकता। तो एंगल सेम होंगे ही होंगे फॉर अ थिंग टू बी सिमिलर, क्योंकि शेप सेम चाहिए, बस साइज बड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए अब हमारे पास तीन लॉ क्या आ जाते हैं, कि ए एंगल एंगल, कि अगर मैं दो ट्राइंगल के एंगल्स, दो एंगल्स मैं दिखा दूं कि सेम है, तो पता है जाहिर सी बात है तीसरा एंगल भी सेम होगा ना, क्योंकि 180 से माइनस करूंगा, और दो सेम होंगे तो तीसरा भी सेम ही आएगा। तो सारे एंगल्स या तो सेम आ जाए, तो क्या आ जाएगा, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, सिंपल। दूसरी हमारे पास क्या है, साइड 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 सिमिलैरिटी में क्या होता है, एक और भी चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूंगा सिमिलैरिटी में,
कि एक और चीज़ जो है जब वो सिमिलर होती है, इसको थोड़ा सा उसमें देखो, तो हम क्या रखते हैं, डायमेंशंस के जो रेशियोज होते हैं वो सेम होता है। जैसे मेरे पास आपने एक बिल्डिंग का मॉडल बनाया है, मतलब अपने कंप्यूटर में, तो मॉडल का मतलब क्या होता है, मॉडल एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल सेम है, हर चीज़ सेम है, बस वो छोटा है। तो सारे डायमेंशंस क्या होते हैं, बिल्कुल प्रोपोर्शनल होते हैं उसके ओरिजिनल जो बड़ी साइज़ की जो होगी ना जब उसकी, तो डायमेंशंस के जो रेशियोज होते हैं, जैसे अगर इस ये साइड है और ये साइड है, ये ए है, ये बी है, तो क्या हो जाएगा, ए रेशो बी, ये डायमेंशन आ जाएगा, डायमेंशन का रेशो। और सिमिलरली इसी रेशो के हिसाब से मैं अपनी सारी डायमेंशंस बनाऊंगा, क्योंकि अगर मेरे रेशो चेंज हो गया तो एक साइड से मोटा रह जाएगा कोई, एक साइड से पतला हो जाएगा कोई, तो बिल्कुल ये शेप ही सेम नहीं रहेगा, क्योंकि डायमेंशंस का रेशो सेम नहीं रहेगा। तो अगर ये सी है, ये सी है, ये डी है, अगर, तो सी और डी का जो रेशो होगा, एक मिनट होगा जरा, ये बराबर होगा किसके, ए रेशो बी बराबर होगा सी रेशो डी के, क्योंकि सेम एंगल, सेम वो है, सिमिलर शेप्स हैं, मॉडल है समझ लो एक छोटा सा बड़ा, या स्केलिंग हुई भी है सिंपल। तो उसमें क्या होता है, सारे डायमेंशंस की का जो रेशो होता है जिससे उसको छोटा किया गया है या छोटा या बड़ा किया गया है, वो रेशो हर जगह से सेम आएगा, हर डायमेंशन से सेम आएगा। तो साइड 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 सिमिलरिटी क्या होती है कि अगर मुझे दो ट्राइंगल दे दिया, तो उन ट्राइंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, जैसे मेरे पास ए बी सी ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल है जिसके एंगल्स तो सेम है, मतलब मुझे लग रहा है कि सेम है, कि इसका क्या हो जाएगा, समझ लो ए बी सी डी ई एफ। इसने कहा है कि इसने कि ये जो है ए बी सी ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो इस नाम से जितने भी मेरे पास रेशियो निकलेंगे, जैसे कि ये ए बी बराबर ए बी और डी ई, ये लग रहा है कि हाँ ये दोनों साथ हैं, कि ए बी और डी अपॉन डी ई, इसका जो रेशियो आएगा ये बराबर होगा बी सी से ई एफ के रेशियो तक का, बी सी से ई एफ, और ये बराबर होगा ए सी से डी एफ के रेशियो के। तो ये अगर आ जाए, तीनों साइड्स के तीनों रेशियो सेम आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये सिमिलर है। इसमें से कोई एक भी अलग होगा ना रेशियो, तो मतलब वो सिमिलर नहीं है, मतलब मॉडल जो है या छोटा वाला जो है वो उसमें कोई मसला है, या सही से मॉडलिंग नहीं की है उसकी, छोटा बड़ा हो गया, साइज आगे पीछे हो गया, तो सबका रेशियो सेम आएगा। अगर रेशियो सेम आ जाए तो फिर हम बोलेंगे कि सिमिलर है, अगर रेशियो सेम ना आए तो हम बोलेंगे कि सिमिलर नहीं है, क्योंकि अगर रेशियो सेम नहीं आएंगे तो साइड डायमेंशंस में कुछ एरर है, आगे पीछे होंगे, कोई छोटा बड़ा रह गया, और जो है एंगल्स भी फ़र्क आएगा फिर उसके हिसाब से, अगर एंगल्स सर आर, इसकी एग्जाम्पल करवाएं। हाँ करते हैं। इसका यहाँ पे एक जावा है, यही तीसरे वाले का लेते हैं, ये वाला पार्ट 2 और 6, ये दोनों जो है ना सिमिलर हैं। अब मुझे बताने कैसे, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ इसने, तीनों साइड दिया हुआ है, यहाँ पे साइड साइड और साइड है, यहाँ पे भी साइड साइड और साइड है। अगर मैं थोड़ी सी, अब इसमें क्योंकि नेमिंग नहीं दी हुई अपने, इसने ट्राइंगल को ABCD नहीं दिया, तो मैं थोड़ा सा अपने जजमेंट के हिसाब से मैं देख सकता हूँ कि 8 और 4 ये हो सकते हैं साइड रिलेटेड, 4 और 6। तो मैं क्या करूँ, मैं रेशो निकाल लूँ, मैं 4 अपॉन 8, छोटा वाला, छोटे वाले का डायमेंशन डिवाइड बाय बड़े वाले का डायमेंशन इज इक्वल टू 6/12, छोटा वाला डिवाइड बाय बड़ा वाला, डिवाइड बाय इज इक्वल टू 3.9/7.8। तीनों को सिंप्लीफाई करो, 1/2 आ जाएगा आंसर। तो सबसे जो है मेरा डायमेंशनल रेशो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिमिलर ट्राइंगल है, क्योंकि साइड्स का रेशो सेम आ रहा है। अगर इसमें से कोई एक भी रेशो आगे पीछे हो, कि एक आ जाए 1/3, बाकी दो 1/2 आ जाए, भले एक भी आगे पीछे हो, तो ये सेम नहीं होगा, ये सिमिलर नहीं होगा, मसला आएगा फिर, ठीक है। और अगर इसने बोल दिया है कि कोई चीज़ सिमिलर है, तो फिर हम इन रेशियोज़ की मदद से अननोन्स निकालेंगे, क्योंकि इसने बोल दिया है कि सिमिलर है, तो फिर हम ये रेशियोज़ जो हैं वो इक्वल आएँगे, और फिर हम ये इसमें रेशियोज़ निकाल के फिर इनको अलजेब्रा लगा के आगे पीछे चीज़ें करके सॉल्व करेंगे मामला। और तीसरा हमारे पास ये है साइड
एंगल साइड के दो साइड दी हुई हो, दो साइड का रेशियो सेम हो और एक एंगल सेम हो। ये यहाँ पर है, कहाँ पर है ये एंगल सॉरी 75, ये कौन सा हो सकता है 40, 85 और 12, ये कहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये वाला हो सकता है। अगर अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ, इसको मैं इसके साथ मैच करूँगा, तो 40 प्लस 80 75 होता है 115, 65 आ गया मेरे ख्याल से। इसमें मसला है, ये नहीं हो सकता। 40 वाला कौन है और 40, 75, 60 ये हो सकता है। नहीं ये, हाँ ये 65 है ना। अब देखो 65 और 65 दो एंगल सेम है, 40 और 40 ये दोनों भी एंगल सेम है, और 65 और 40 के दरमियान यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे 8 आया हुआ है। मतलब ये आपके पास सारे एंगल्स तो सेम ही आ गए ना, मतलब वो एंगल एंगल वाली प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे तो लगाएंगे, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब ये ऐसे सच कोई इसका अंदर कोई लॉ नहीं होता आपके पास कि आपने ये वाला लगाना, ये लगाना, जो आपके पास लग जाए ना कि आपके तीनों साइड तीनों एंगल सेम आ गए, तो मतलब वो भी आपके पास जो है वो सिमिलर हो जाएगा। सही है। तो ये आपने यहाँ पे भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देख के नाम देकर फिर उसके बाद हम रेशियोज वगैरह निकालते हैं, तो इसके बाद देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये वाला भी सही है, सही है, सही है, सही है। इसकी क्वेश्चन निकाल थोड़े से। हम्म यहाँ पे क्या है देखो, बी के भी अंदर जो है, यहाँ पे भी अगेन नेमिंग बड़ा काम किया कि किस तरीके से मैं नाम दे रहा हूँ। यहाँ पर नाम देते हुए भी मैं थोड़ा सा, अगर वैल्यूज दिख रही हैं तो थोड़ा सा अंदाजा लगा के देखो। 5 जो है 15 के साथ हो सकता है, क्योंकि 5 टाइम्स 3 15 होता है। 7 वाली साइड जो है ये 21 के साथ हो सकता है, क्योंकि 7 टाइम्स 3 21 होता है। तो मैं क्या LMN अगर नाम देता हूँ, LMN ट्राइंगल, ये किसके बराबर हो जाएगा। 5 जो है वो L से M की तरफ जा रहा है, A की तरफ जा रहा है, तो ये कहाँ से Z से Y की तरफ जाएगा, तो ZYX हो जाएगा। सही है। और इसके अब क्या, X बराबर हो जाएगा किसके, N के, और M बराबर हो गया Y के, M बराबर हो गया ये, और Z जो है वो L के बराबर है। अब इसने रेशियोज निकालने को बोला। अब रेशियोज जो है इस नाम से मैं आराम से निकाल सकता हूँ। अब रेशियोज इस नाम, अगर ये नाम से लिख लिया तो रेशियो निकालना आ जाता है। अब मैं ले लूँ LM, तो LM के लिए मैं ले लूँगा ZY, तो LM अपॉन ZY ये बराबर होगा। मैं फिर ले लेता हूँ MN होगा YX के बराबर, MN अपॉन YX, और तीसरा होगा LN, तो ये होगा ZX के बराबर, तो LN अपॉन ZX। अब अगर इसका रेशियोज डाल वैल्यू डाल के भी देख लोगे तो तीनों के तीनों जो है वो इक्वल रेशियोज भी बनेंगे। तो अगेन यहाँ पे भी आपने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी है प्रॉपर समझ के, फिर उसके बाद आपने उसका नाम दिया, फिर उस नाम के हिसाब से आपने अपने रेशियोज निकाले। सही, तो इस तरीके से होता है। जैसे XY अपॉन NM क्या दिया हुआ है, NM 8 दिया हुआ है, तो ये 3 आ गया। XZ हमारा कहाँ पर है, XZ 21 है, और हमारे XZ के साथ जो है वो LN है, और हमारा LN क्या था, LN 7 है, तो इसका भी सॉल्व किया तो 3 आंसर आया। फिर YZ के साथ हमारा 15 है, और YZ के साथ हमारा जो है LM आ रहा है, और नीचे 5 अगेन ये 3 आ गया। सही है। तो सारा का सारा अगेन देखो रेशियो सबके सेम है। अच्छा ऊपर नीचे हो सकता है मामला, ठीक है, इससे मसला नहीं होता। जैसे इसने इसने जो है वो XZ अपॉन LN लिया था, हमने LN अपॉन XZ लिया, तो रेशियो सेम ही आएगा। अगर मैं छोटों वालों का ऊपर रख रहा हूँ ना, तो हर डायमेंशन में छोटे वाले को ऊपर होगी, ऐसा नहीं कि बड़े वाले को ऊपर कर दिया एक में, छोटे वाले को नीचे कर दिया, छोटे वाले को ऊपर कर दिया। तो एक दफ़ा जब ऊपर छोटा ट्रायंगल चल रहा है LM MN LN, तो ऊपर यही चलेगा। और अगर ऊपर बड़े वाले को रखा है तो फिर ऊपर सारे डायमेंशन बड़े वाले की ही होंगी, वरना फिर रेशियो की वैल्यू अलग आएगी। सही है। इस तरीके से हो गया इसके अननोन्स निकालते हुए। यहाँ पे देखो नहीं सर, सही नहीं है। क्या मसला है,
कुछ इशू सवाल? सर आपको किससे पता चला कि LMN Z/X के बराबर है? LM वापस करते हैं। देखो मैं अगर जाता हूँ, देखो LM मैं थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर आपके पास थोड़ी सी कॉमन सेंस तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस है थोड़ा सा, कि आपको थोड़ा सा शेप को एनालाइज करना है कि अगर ये इसको इस तरीके से घुमाया है फिर छोटा हो गया, इस तरीके से थोड़ा सा सोच समझ के, या फिर वैल्यू से आप अंदाजा लगा सकते हो। आप देखो 5 सेंटीमीटर जो है ये हो सकता था 15 के साथ रिलेटेड हो, क्योंकि 5 टाइम्स 3 15 होता है। फिर 8 वाला जो है ये इससे रिलेटेड, इस साइड के रिलेटेड हो, तो ये 5 वाला इसके बराबर है, और 7 वाला इसके हो सकता है ना, क्योंकि वैल्यूज जो मुझे दिख रही है उसके मुताबिक मैं देख रहा हूँ। फिर मैंने देखा कि L जो है वो बिल्कुल ऊपर वाला कोना है, तो L जो है वो Z के बराबर हो जाएगा ना, जो कोना निकल रहा है, तो L Z के बराबर हो गया। फिर मैंने देखा कि 15 और 24 इसके दरमियान मेरा Y आ रहा है, और मेरा जो 15 और 24 के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड थी 5 और 8 उसके दरमियान मेरा M आ रहा है, तो Y मेरा M के बराबर हो गया, और फिर जो बच गया वो हमारा X और N हो जाएगा। सही है। तो इनिशियल जो आपके पास एनालिसिस है क्वेश्चन का कि किसी शेप को किस तरीके से ओरिएंट करके उसने घुमा के छोटा कर दिया है, वो हमारा वहीं पे मसला आता है असल में। फिर उसके मुताबिक हम उसका नाम देते हैं। फिर नाम से तो फिर हम रेशो निकालना तो बड़ा आसान है, नाम से रेशो निकालना। सही है। इसके 2-3 और क्वेश्चन करोगे ना जब, तो बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे हम नेमिंग करते हैं ट्राइंगल्स की, कि कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर है और कैसे है। यहाँ पे मुझे देखो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइन में क्या होता है, जी बनता है तो जी एंगल सेम होता है ना, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये जी बन रहा है, तो ABC ट्राइंगल एंगल जो है ये बराबर है CDE के। और क्यों बराबर है, मैं बोलूँगा कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये जो मैंने नाम नहीं आपको कहे थे कि याद रखना, तो ये अब यहाँ पे काम आएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। फिर मैं बोल दूंगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा, क्योंकि ये भी जी बन रहा है, उल्टा जी है, नहीं ये वाला सीधा सीधा, दूसरा वाला उल्टा था, ये भी जी है, तो ये क्या हो जाएगा, BAC बराबर है CED के, और ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। ये क्यों सेम होगा, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, वर्टिकल अपोजिट एंगल। हाँ ACB, हाँ बिल्कुल, DCE वर्टिकली ऑपोजिट। तो हमने अब एंगल एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाकर हमने शो तो कर दिया कि हाँ ये सिमिलर तो है, तीनों एंगल सिमिलर है, और तीनों एंगल सेम है, तो ट्राइंगल सिमिलर है। अब इसके मुताबिक मैंने देखना है कि इसका नाम क्या रखूँगा मैं। अब सी से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, सी, दोनों का नाम मैं सी से स्टार्ट करूँ क्योंकि कॉमन पॉइंट है, तो ट्राइंगल सी इज इक्वल्स टू, या ये सिमिलर टू ट्राइंगल सी। अब सी से मैं अगर यूँ जाता हूँ तो मेरा ट्राइंगल ये सेम आ रहा है ना, क्योंकि ये वाला साइड जो है वो यहाँ पर है ना एंगल, ये दोनों साइड इक्वल थी, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो इसके मैं नेमिंग करने के लिए यूँ जाऊँ और इसकी नेमिंग करने के लिए यूँ आऊँ, क्योंकि इस डायरेक्शन में मेरा जो है वो शेप या एंगल्स जो है वो सेम आए थे। तो इसका नाम आ जाएगा CBA इज सिमिलर टू CDE। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर है। अब इस ट्राइंगल से मैं आराम से अपने रेशियोज निकाल लूंगा कि CB/CD, BA/DE और CA/CE। इधर भी मैं कर सकता हूँ यही काम। इसमें ये वाला जो एंगल है HIJ और GIF जिफ, ये दोनों सेम है क्योंकि ये कॉमन एंगल है दोनों साइड्स का, ये दोनों साइड्स का एंगल यहीं से निकल रहा है, कॉमन एंगल है। इसमें क्या है, इसमें तो कुछ बताने का था नहीं, शक्ल से दिख रहा है। और एक और एंगल जो सेम है ये वाला F प्रॉपर्टी लग रही है ना, क्योंकि पैरेलल है, और F प्रॉपर्टी का नाम क्या था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो HJI ये वाला एंगल बराबर है GFI, तो ये बराबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये दो एंगल्स मैंने सेम दिखा दिए, तो ये एंगल एंगल वाली प्रॉपर्टी से सिमिलर प्रूव हो गया। अब मुझे नाम देना है, तो नाम भी मैं कैसे दूँ, या तो पे यूँ आ जाऊँ, तो FGI ये बराबर हो जाएगा GJHI,
तो एफ जी आई ट्राइंगल इज सिमिलर टू जे एच आई। सही है, क्योंकि इस एंगल से इस एंगल की तरफ गया तो मैं भी इस एंगल से इस एंगल की तरफ गया और फिर मैं नीचे की तरफ आया, तो यहाँ से भी नीचे की तरफ आया, यहाँ से भी मैं नीचे की तरफ आया। सही है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि अगर मैं लिख दूं जी एफ आई ट्राइंगल इज सिमिलर टू जे एच आई, ये इसमें भी मसला नहीं है, सिमिलर तो सही पता है, लेकिन जब हम प्रॉपर सही से नाम देते हैं ना तो हमारे पास जो रेशोज निकालना होता है ना वो काम आसान हो जाता है। इस नाम से मैं रेशो निकाल लूंगा, वरना इस नाम से रेशो निकालना जो है ना मुश्किल है, गलत रेशो निकलेगा। एक मिनट रुक जाते हैं, मेरे ख्याल से जवेरिया नेट ऑफ हो गया। सही है, समझ में आ रहा है? जी सर समझ आ रहा है। अब ये देखो, ट्राई करो ये तरह। पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा किसके बराबर है, प्रूव नहीं करना, तो हम प्रूव नहीं करेंगे, बस आपने देख कर समझ कर प्रॉपर नेमिंग के साथ आपने बता दो कि ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, फिर उससे आप रेशोज निकालो और रेशोज निकाल के अननोन की वैल्यू निकाल लो अलजेब्रा। फिर मैं भी करता हूँ इसके लिए, आप ट्राई करो उसके बाद मैं भी करूँ। ये मैंने आपको बता देना, प्लॉटिंग ऑफ अ लाइन, इसमें 2-3 पॉइंट दिए हैं, एक्स की 3 वैल्यू दी हैं, 0, 5 और 10। तो आप अपनी मेन इक्वेशन में एक्स की ये वैल्यू रखोगे, पहले 0 रखोगे, फिर एक्स की वैल्यू 5 रखोगे, फिर एक्स की वैल्यू 10 रखोगे, तो उससे हमें वाई की वैल्यू मिल जाएंगे सिंपल। जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू रख के वाई की वैल्यू मिल जाएगी। फिर जब वो मिल जाएंगी तो फिर आपने क्या करना है, उसको ग्राफ पर प्लॉट करना है उन पॉइंट्स को, जो आपको पॉइंट मिला ना, एक्स कॉमा समझ लो एक्स कॉमा 5 मिल गया, एक्स कॉमा से मिलेगा आपको -2 मिलेगा, तो 0, -2 मिल गया, फिर 5 डालोगे तो कुछ और वैल्यू मिलेगी, 10 डालोगे कुछ और मिलेगा, तो ये 3 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। इन तीनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन कर दोगे ना तो उसको स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, फिर ये स्ट्रेट लाइन आप बना दोगे तो वो पार्ट बी में जो है वो स्ट्रेट लाइन बना दोगे। फिर तो मतलब एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालो, तो जहाँ पर वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी वो आपका एक्स इंटरसेप्ट है, जहाँ पर वो वाई एक्सिस को कट करेगी वो आपका वाई इंटरसेप्ट है। जवेरिया, ये सवाल दिया मैंने पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, तो इसमें क्या करना है, इसने कहा है कि आइडेंटिफाई करना है, प्रूव नहीं करना। आइडेंटिफाई द सिमिलर ट्रायंगल्स, आइडेंटिफाई करो, नाम दो उसको प्रॉपर, फिर उसके बाद उस नाम से रेशोज निकालो और उस रेशोज में जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको इनपुट करके अननोन्स की वैल्यू निकालो। देखो कोशिश करो, फिर मैं करता हूँ उसके एंड में। हम्म, हदीर है यार, हदीर है।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप सुनाओ। हम्म 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 चलो ठीक है ठीक है ठीक। कम कर दिया ना, ये जो मेरे पास आ रही होती है बस वही फॉरवर्ड कर देता हूँ थोड़ी बहुत। टाइम ही निकल पाता ना यार, ये मैंने वो ये इतना लंबा चली गया ट्यूशन, हालांकि था कोई भी नहीं। पेपर भी आया था, वो पता है क्या सिस्टम होता है, फंस जाता हूँ फिर मैं, सबको जवाब देना पड़ता ना। हम्म हम्म ठीक है ठीक है। वो भी चलो। हाँ भाई, हुआ नहीं हुआ? जी सर, हो गया। क्या आंसर है भाई? X9 आ रहा है, Y18। X9 और Y18 आएगा? Y18? वाई तो छोटा ट्राइंगल है, इसका तो मेरे ख्याल से 18 तो, ये क्या रेशियोज, मेरे ख्याल से कुछ मसला किया आपने। 18, चलो निकाल, शायद हो सकता है 18 हो। आपका बना होगा सर मेरा भी y 18 आ रहा है। अपॉन 16 और x अपॉन 12 और y अपॉन y+6, ये बने आपके रेशियोज? जी सर, मेरी ये बना। हाँ तो फिर सही है, सही है, सही है। तो इसी तरीके से सवाल आते हैं अब क्वेश्चंस में, थोड़े से और कॉम्प्लेक्स शेप्स होते हैं, जैसे पार्ट डी वाला है। इसमें थोड़ा सा बस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और प्रॉपर उसका नाम दो, कौन सा साइड किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। फिर उसके बाद उस नाम से आप रेशोज निकाल लो, तो उससे फिर आसानी हो जाती है हमारे पास। तो इसको फिलहाल यहीं पे रखते हैं, इसका हम नेक्स्ट क्लास में पास पेपर्स भी देखेंगे, 2-4 क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है, बस इस चैप्टर में और इसके अलावा एक चीज़ और है मेरे ख्याल से, हाँ उसको निकाल देंगे। ठीक है, चलो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से फिर मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।